बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। और आज का प्रोग्राम धान की प्रोडक्शन के बारे में है। हमारा किसान कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी बुनियाद पर जहां वो 80 मन पैदावार ले सकता है वो 80 मन सिर्फ उसका ख्वाब रह जाता है और प्रैक्टिकली उसको 25 मन या 30 मन मिलती है। तो ये आज का प्रोग्राम उन चीज़ों की निशानदही के बारे में है कि हम आपके सामने रखें कि अगर आप ये 5 या 6 गलतियां ना करें तो इंशाअल्लाह ताला आप फ़ी एकड़ पैदावार 80 मन के करीब ले सकते हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जब बिजली भी महंगी है, डीज़ल भी महंगा है, खाद भी महंगी है, बीज भी महंगा है और ज़मीनों का ठेका भी बहुत ऊपर है, तो ये सर्वाइवल की जंग है। और ये सर्वाइवल जो है उसी सूरत में हो सकती है कि आपकी फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा हो। मेरे प्यारे नाजरीन, एक बात को याद रखें, हर काम को अच्छा करने के लिए एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। बग़ैर आर्टिस्ट बने आप इस काम को नहीं कर सकते और आपकी पैदावार ज़्यादा नहीं आ सकती। आखिर क्या वजह है कि आपका साथ वाला जो है वो 80 और 90 मन की खबर बता रहा है और आपकी पैदावार कम हो रही है? तो आज मेरे मेहमान वो हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी राइस की ग्रोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक इसके साथ वाबस्ता रहे हैं और ये बड़े करीब से देखते रहे हैं कि हमारा किसान कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी बुनियाद पर उनकी पैदावार कम आती है। अब चूँकि ये सर्वाइवल की जंग है, इसलिए मैंने उनको दावत दी है कि वो आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ और मेरे किसान भाइयों को जो धान उगाते हैं उनको बताएं कि आप इन 5-6 चीज़ों का ख्याल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पैदावार जो है वो 80 मन के करीब आएगी। तो मेरे आज के मेहमान हैं जनाब आसिफ संधू साहब। इन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद अपना कैरियर का आगाज़ किया पंजाब लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से और उस ज़माने के अंदर चिन्योट के अंदर इन्होंने राइस स्ट्रॉ जो है जिसे हम पराली कहते हैं उसका साइलेज सबसे पहले बनाया। उसके बाद फिर ये मॉन्सेंटो में गए, मॉन्सेंटो में इन्होंने सीखा और उसके बाद फिर ये सफ़ायर में गए एज एग्रीकल्चर ऑफिसर। फिर बाद में सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायो साइंसेज केबी उसके अंदर ये काम करते रहे हैं और आजकल एक बड़ी कंपनी के साथ जिसका ताल्लुक धान की पैदावार से है, ये मुतय्यन है इस बात के लिए कि किसानों की रहनुमाई करें कि राइट फ्रॉम डे 1 हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से काम किसानों को बताए जाएं जिनके नतीजे के अंदर उनकी पैदावार में इजाफा हो सकता है। सर, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऊपर एक कर्ज़ है हमारे किसान भाइयों का और वो ये है कि जो कुछ हमारे पास इल्म है हम अपने भाइयों को बताएं और उनकी पैदावार बढ़वा कर हम उनसे दुआएं लें। तो मैं आज के प्रोग्राम में आपको फिर वेलकम करता हूं और मेरे किसानों को आप ये बताइएगा कि जो आपकी ज़िंदगी के तजर्बे का निचोड़ है उसके मुताबिक किसान जो है कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी बुनियाद पर उसकी पैदावार 15 मन या 20 मन धान की आती है, जबकि आप जानते हैं कि जो 4 और 5 टॉप क्रॉप्स हैं, कैश आवर नकद आवर फसलें, धान का नंबर तीसरा है उसके अंदर। तो आप ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक किन किन चीज़ों का ख्याल करें कि इस रास्ते पर जाना है और इस रास्ते पर नहीं जाना। राइट। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने किसान भाइयों की इस हवाले से रहनुमाई कर सकूँ कि हम राइस में जो गलतियाँ करते हैं राइस प्रोडक्शन में वो क्या क्या हैं और हम उनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली गलती तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम मुंजी लगाने का इरादा करते हैं, जिस एरिया को हम कल्टीवेट कर रहे हैं राइस के हवाले से, तो हमें उसका सबसे पहले वहाँ जो मौजूद पानी है और हमारी जो लैंड है उसका तज्ज़िया जो है वो सबसे पहले है। ये पहली गलती है जो हमारा किसान करता है कि हमारा वो सॉइल और वाटर का एनालिसिस नहीं करवाता। तो अभी तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी उसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपनी मिट्टी का और वहाँ मौजूद पानी का तज्ज़िया करवाएं ताकि हम इस बात को जान सकें कि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो ज़मीन है, उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और किस चीज़ की ज़्यादती है, ताकि हम उसे पूरी हमारी जो फसल हम ग्रो कर रहे हैं उसमें सारे टाइम स्पैन में हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि हमने इसमें कौन कौन सी खाद और कौन कौन सी स्प्रे करनी है। सबसे पहली गलती, इसको हमेशा याद रखें कि हमने अपनी मिट्टी का
और अपने पानी का जो तजज़िया है वो लाजमी करवाना है। इसका मतलब ये है संधू साहब कि आप ये फरमा रहे हैं कि जो मैं इमारत खड़ी करना चाहता हूँ धान की, बिल्कुल सर, उसकी पहली ईंट जो है वो मुझे ज़मीन का तजज़िया और पानी के तजज़िये से पता चलेगा कि इसमें नमकियात कितने हैं, इसकी पीएच कितनी है, मेरी पैदावार कम क्यों आ रही है, और मैंने जिप्सम डालनी है तो कितनी डालनी है, मैंने खाद डालनी है कितनी डालनी है। एम आई राइट? बिल्कुल सर, प्लीज़ गो अहेड। तो सर ये इसको दूसरी गलती जो हमारा किसान करता है वो है हमारी वैरायटी सिलेक्शन। हमारा किसान वही एक भेड़ चाल पे चल रहा है कि पुरानी वैरायटीज़ जो हमारे पास हैं उन्हीं को बार बार लगा रहा है। दादाजी ने सीड रखा था तो उसने कहा था कि आपने यही लगाना है, तो लिहाजा हमें उस पंगे से निकलना है। हमें चाहिए कि हम वो वैरायटीज़ लगाएं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल है। जो न्यू वैरायटीज़ हैं, अभी हमारे पास सुपर बासमती के अंदर 1509 है, 1692 है, और उसके बाद 515 है, चिनाब सुपर है। जो आपको, क्योंकि हमें जो है वो मिनिमम हमारी जो प्रोडक्शन है वो 70 से 80 मन होगी, तो हमारे ये सारे अखराजात, हम फर्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी जो ट्रांसप्लांटिंग का हमारा ख़र्चा है, हमारी खाद है, पानी है, ज़मीन की तैयारी है, उसकी हार्वेस्टिंग है, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट के हमारे ख़र्चे हैं, तो ये तब पूरे होंगे जब हम 70 से 80 मन प्रोडक्शन लेंगे। तो उसमें जो हमारा दूसरा स्टेप है जिधर हमारा किसान गलती करता है, हमें वैरायटी सिलेक्शन में बड़ा मोहतात रहना है और हमने वो वैरायटी सिलेक्ट करनी है जिसका प्रोडक्शन देने का पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, बीमारियों के खिलाफ जिसमें कुव्वत मदाफ़ ज़्यादा है। जो लेटेस्ट वैरायटी है उसको हमेशा सिलेक्ट करें। आजकल हमारी जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ हैं उसमें 1509, 1692, 515, चिनाब सुपर और उसके बाद अल खालिद जो है ये सबसे अच्छी वैरायटी आजकल जिस तरह चल रही है। इसका लॉन्ग ग्रेन और इसमें पोटेंशियल जो है वो 70 से 80 मन है। तो इसको आप लाजमी जहन में रखें कि हमने वो वैरायटी सेलेक्ट करनी है जिसमें पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद हाइब्रिड की वैरायटी सेलेक्ट, हाइब्रिड में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। गार्ड LP2 है और उसके साथ हमारे पास KSK 133 है और ERI 6 है जिसमें पोटेंशियल जो है वो 100+ है। तो वही वैरायटीज़ आपने लेनी है जिसमें प्रोडक्शन देने का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो संधू साहब ये जो आपने मुख्तलिफ वैरायटीज़ के नाम बताए हैं, राइट सर, कि उसके अंदर ये अल खालिद भी है, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी दे रही है इसके ऊपर? जी बिल्कुल सर, इस पे सब्सिडी है। गवर्नमेंट आपको ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ पे 1500 रुपये पर बैग दे रही है और जो हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उस पर गवर्नमेंट 1000 पर बैग दे रही है। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगी है कि आजकल जो रेट है 6000 रुपये है ये ओपन पॉलिनेटेड जो आपने नाम बताए हैं। बिल्कुल सर, मतलब ये मिनिमम है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। अब मैं अगर अंदाज़ा करूं कि अगर मेरी 20 मन आए तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, मेरी 50 मन आए तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, और मुझे 80 मन अगर आए तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं। यानी कि मेरे तमाम खर्चे पूरे हो गए और मेरा घर भी अच्छे तरीके से चला और मैंने कौम की भी खिदमत की। आगे सर कौन सी गलती है जो हम करते हैं? उसके बाद सर जो हमारी मिस्टेक है, हमारा किसान इस हवाले से बड़ा अनअवेयर है कि हमें सोइंग टाइम, जब हमारा नर्सरी लगाने का टाइम है उसमें हम गलती कर जाते हैं। हमारा जो रिकमेंडेड टाइम है, जो हमारे ज़राअत के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो नर्सरी लगाने का टाइम है वो हमारा एक टाइम स्पैन है 15 मई से लेके 10 जून तक। आपने कोई भी वैरायटी लगानी है दुनिया जहान की, राइस की कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हैं, ये बात तो बाद में है कि आपने वैरायटी सेलेक्ट कैसे की और कौन सी की, बट आपने कम अज़ कम ये टाइम स्पैन ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपने नर्सरी लगाने का जो वक्त है उसको 15 मई और 10 जून के अंदर कहीं रखना है। अगर आप इससे हिल जाते हैं, पहले या बाद में लगाते हैं, तो जैसे ही आपकी फसल पॉलिनेशन पे जाएगी तो उसको वो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं मिल सकेगा जो उसको चाहिए है। या तो टेम्परेचर बहुत हाई चला जाएगा, उससे भी हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट होगी, या वो बहुत कम होगा। और इसमें होगा नॉर्मली यही कि वो टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अगर 15 मई से पहले लगा देते हैं तो पॉलिनेशन पे जाके टेम्परेचर रिक्वायर्ड जो है उसको पॉलिनेशन के लिए वो ज़्यादा होगा और हमारी प्रोडक्शन जो है वो उसके मुताबिक हमें नहीं मिल सकेगी। तो ये हमें ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है। आप ये फरमाना चाहते हैं कि अगर मैंने 15 मई और 10 जून के दरमियान में नहीं लगाई, या पहले लगाई या बाद में लगाई, तो इसका मतलब यह है कि पॉलिनेशन फेल हो सकती है। बिल्कुल सर, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज़्यादा इम्कान है पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सर, और उसके नतीजे में दाने खाली रह जाएंगे। तो लिहाजा वो बचपन में हम एक फ़िल्म देखा करते थे, उसके अंदर वो कहा करते थे कि अज तुसी उस पिंड नहीं जाना पवेगा फिर तो पछताना। यानी कि अगर आपने 15 मई से पहले लगाई और 10 जून के बाद लगाई तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो लिहाजा जो आपने ये पनीरी लगानी है वो आपने इस ब्रैकेट के अंदर लगानी है। बिल्कुल राइट। और दूसरी इसी के साथ ही पनीरी से मुंसलिक जो एक बात है, इसकी तैयारी तो बाकी हमारे किसान उससे तो बड़े वेल अवेयर हैं। उसमें पानी लगाना और निकालना और उसकी सारी जो वो उसको वतर कंडीशन में रखना
रखना, वो तो खैर उसको हम कर लेते हैं, बट हमारी जो शिफ्टिंग का टाइम है, नर्सरी आपकी तैयार हो गई, अब नर्सरी जो शिफ्टिंग आपने करनी है, उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग करनी है, वो हमने 22 से 25 दिन में लाजमी शुरू करनी है। हमारे यहाँ रवाज ये है कि हम देखते हैं जब तक उसका कद 1 फुट ना हो जाए, तो हम कहते हैं हमारे लाभे जो हैं, हमारे जो मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग के लोग होते हैं, जो लेबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो असल में चाहते हैं कि जितनी लंबी पनीरी होगी उनको लगाना आसान होगा। हमें उसको नहीं देखना, आपने 22 से 25 दिन की पनीरी को हर सूरत शिफ्ट करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो पनीरी जो है, जब वो 22 से 25 दिन की पनीरी आप अपने फील्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसकी टिलरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, वो आपका जो बूटा है वो ज़्यादा बनेगा अगर आपको उसको इस रेंज में शिफ्ट करते हैं, इस एज में 22 से 25 दिन की एज में। तो इस बात को भी आपने लाजमी जहन में रखना है। मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। ये जो ट्रांसप्लांटिंग है जी सर, असल ये एक स्ट्रेस है पौधे के ऊपर। बिल्कुल सर। वो आराम से एक जगह पे खड़ा हुआ है, अब आपने उठा के और उसको जाकर किसी और जगह पे लगाना है, तो ये एक स्ट्रेस है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे का हाथ टूट जाए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सर। लेकिन मेरे जैसे बूढ़े का टूटे तो इंशाल्लाह कब्र तक ठीक नहीं होगा। तो ये जो हमारे यहाँ है कि जी 45 दिन की भी पनीरी जो है वो भी ट्रांसफ़र लोग कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में वो स्ट्रेस आता है, वो फिर टिलरिंग नहीं होती और उसकी पैदावार का डिटर्मिनेशन जो है वो इस जगह पर होती है कि कितने दिनों के अंदर आपने सही हालत के अंदर इसको ट्रांसप्लांट किया है। बिल्कुल राइट। एम आई राइट सर? राइट सर। चलें सर, ये 22 से 25 दिन की पनीरी अगर आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो 25% से लेके 50% तक गिर सकती है। ये सबसे मेन फैक्टर है जिसको आपने लाजमी जहन में रखना है। आपने 22 से 25 दिन की पनीरी को ज़रूर शिफ्ट कर देना है। उसके साथ हमारी ये जो हमारी नर्सरी रेजिंग के रेलिवेंट एक बात है, इसके साथ जो मुंसलिक एक बात है, वो हमारा सीड रेट है कि आपने मुंजी के लिए, जब आप मुंजी लगा रहे हैं, आपने 10 एकड़ मुंजी लगानी है, तो सीड रेट आपने पर एकड़ कितना रखना है। अगर आप मैनुअल लगा रहे हैं, जिस तरह हमारा रवाज है, छोटा किसान हमारा क्योंकि मैनुअली चलता है, तो हमें 6 किलो सीड जो है वो 1 एकड़ के लिए सिलेक्ट करना है। 6 किलो सीड को आपने 6 मरला में छटा करना है और उसी को आपने 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है, हमारे जो पर एकड़ प्लांट हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन जो है इसमें मेन गेम है। राइस की जो है हमारी प्रोडक्शन, इसमें प्लांट पॉपुलेशन अगर आप पूरी कर पाए हैं तो फिर ही आपको प्रोडक्शन मिलेगी। तो हमारे जो रिकमेंडेड पर एकड़ जो हमारे प्लांट्स हैं वो हैं जी हमारे पास 1,60,000। मतलब इसका ये है कि हमें 1 एकड़ में 80,000 हिल्स जो हैं, 80,000 सुराख हमें लगाने हैं और हर सुराख में हमने 2 पौधे लगाने हैं। 80,000 सुराख आप तब ही लगा सकेंगे अगर आपने 6 किलो सीड को इस्तेमाल किया 1 एकड़ के लिए। आपके लाभे करेंगे, वो 6 किलो आपने जो सीड लगाया था उससे वो 2 एकड़ भी लगा देंगे, बट उससे आपकी प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होगी। आपने हमेशा 6 किलो सीड को 6 मरला में छटा करना है। इसका मतलब ये है अगर आप 2 एकड़ लगाना चाहते हैं तो आप 12 किलो सीड को 12 मरला में लगाएंगे। 2 एकड़ की जो है वो आप मुंजी लगाना चाहते हैं अगर, तो इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि उसके अलावा जब ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो गई, उसमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपने तो सारा कुछ कर दिया, वैरायटी भी आपने अच्छी सेलेक्ट कर ली, यहाँ भी आपने गलती नहीं की, ज़मीन और पानी का तजिया भी आपने करवा लिया। उसके साथ आपने सोइंग टाइम को भी पूरा रखा, जो हमने कहा 15 मई से 10 जून के अंदर कहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ आपने ठीक कर लिया। अब क्या होगा, जो आपने लेबर मंगवाई है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जब वो गलती करेगी तो वो उसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उधर सर पे रहना है। जब आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो रही है तो आप अपनी पैली के बनने पे खड़े हैं तो वो पूरे पौधे लग सकेंगे, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन लाभों से पूरे पौधे लगवा सके। आप उसके लिए एक वायर बॉक्स तैयार करें। आप ये वायरिंग वाले पाइप जो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ करते हैं उसको आप ले लें। 1 मीटर के आप 4 पाइप बना लें, उनको आपस में जोड़ के आप एक बॉक्स तैयार कर लें। जैसे वो लाभे मुंजी लगा के निकलें, आप 1 एकड़ में ऐसे रैंडम फेंकें, उसके अंदर आपके 22 से 25 हिल्स आने चाहिए। 22 से 25 हिल्स। अगर मैंने पहले बताया है कि हम हर हिल में 2 पौधे चाहते हैं, अगर उसमें 22 से 25 हिल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रिक्वायर्ड प्लांट हैं 1,60,000 वो पूरे लग रहे हैं। अगर तो नहीं है, इतने उसमें हिल्स नहीं आ रहे 22 से 25, तो हमारे वो पौधे, हमारी प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं है। तो उसका सलूशन सादा सा है, उस लेबर को वहाँ से निकालें, उनकी रिडक्शन करें और बिल्कुल अगली दफ़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला। इसको आपने लाजमी जहन में रखना है। और उसका बेहतरीन सलूशन आजकल मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग है। राइस ट्रांसप्लांटर्स का जो है वो पाकिस्तान में अभी बिल्कुल
बहुत सारे आ चुके हैं, चाइना से और जापान से हमने इंपोर्ट करवाए हैं, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही थी, तो वो काफ़ी लोगों के पास अभी हैं। वो बेहतरीन इलाज है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हमें लेबर से भी हम उतना काम ले सकते हैं अगर लेबर करना चाहे। उनको चाहिए कि अगर उन्हें अपना रोज़गार प्यारा है तो वो हमारी प्लांट पॉपुलेशन को पूरा रखें, वरना मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग इसका बेहतरीन हल है। मशीन ने तो उसमें बिल्कुल वो हेर फेर नहीं करना ना, हमने उसे सेटिंग कर दी। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि उसमें हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। आप उसको 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर पे आप अपना प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है उसको रख सकते हैं। तो नॉर्मली हम उसे 16 सेंटीमीटर रखते हैं, लाइक 6 इंचज़, और उसमें जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो हमारा 12 इंचज़ तक होता है। उससे हमारे पौधे जो हैं वो बिल्कुल पूरे लगते हैं जितने हमें चाहिए हैं, 1,60,000। तो वो उसका बेहतरीन हल है। और उसके बाद हमारा किसान गलती करता है वो हमारी फर्टिगेशन है। जब ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी तो हमें उसी दिन ही, जिस दिन हमने ट्रांसप्लांटिंग की उसी दिन ही हमें उसमें प्री इमर्जेंस लाजमी डालना है। प्री इमर्जेंस वो मेडिसन है जो आपके वीड्स को उगने से पहले ही ख़त्म कर देती है। उगने से हमारी जो वहाँ जो जड़ी बूटियाँ उसमें उगती हैं उनको उगने से रोकती है। उसको आपने उसी दिन ही डालना है जिस दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग की। उसके बाद हमें पहले वीक में हमें राइस की सारी जो फर्टिगेशन है उसको पहले मंथ में ही पूरा करना होता है। हमें चाहिए कि पहले 30 दिन में हमारा यूरिया, DAP और जिंक और बाकी जो उसमें हमारे फोलियर वगैरह हैं उसको पहले महीने में पूरा करें। वो डिपेंड करता है, आपने जब लैंड एनालिसिस करवाया तो उसमें वो आपको पता चल गया कि इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। उसके मुताबिक आप किसी ज़राअत के माहिर से मशवरा करके आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। उसको आपने पहले महीने में हर सूरत पूरा करना है, उसकी सारी फर्टिगेशन को। इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। नाज़रीन, ये ज़रा याद रखें कि जब गंदम की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर पहले जो 50 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जितनी फर्टिगेशन का मतलब ये है कि जो आपने खाद डालनी है, जो भी कुछ आपने देना है, जिसकी बुनियाद पर यानी पौधों की जो खुराक डालनी है, वो आपने गंदम में 50 दिन और मुंजी के अंदर पहले 30 दिन के अंदर आपने मुकम्मल करनी है। और रीज़न ये है कि उसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप ज़्यादा है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप उसके मुकाबले में कम है। तो लिहाजा जो 30 दिन में आपने दे दिया वही पौधे ने खाना है। और अगर 30 दिन के बाद दिया उसका मतलब ये है उसमें से कुछ ज़ाया होगा, कुछ खाया जाएगा। तो बेहतर ये है कि जो आपकी खून पसीने की कमाई जो लाइन में लग के आपने यूरिया लिया है वो पूरा का पूरा सही वक्त पर इस्तेमाल हो। राइट सर। और जी उसके बाद जब आप प्रॉपर फर्टिगेशन कर चुके, ज़मीन को आपने अच्छी तरह, फसल को आपने देख लिया, और उसके बाद ये सादा सी एक मिसाल है, पंजाबी की एक मिसाल है कि आप तुसी अपनी फसल ਨੂੰ 100 बार वेंदे हो तो फसल ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ वेंदी एक दफ़ा। आप अपनी उस फसल की डेली बेसिस पे उसको लुक आफ्टर करते रहें। अगर उसमें कोई ऐसा आप समझ रहे हैं कि कोई फंगल अटैक है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह उस पर अटैक कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप कोई भी फंजीसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। पहले 30 दिन के अंदर उस तमाम खुराक को पूरा कर लेना है। और फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई है, वो जड़ी बूटी जो है जिस दिन आपने इसको लगाया है उसी दिन शाम को आपने प्री एमरजेंस हर्बिसाइड इस्तेमाल कर लेनी है। रीज़न उसकी ये है कि ये खून पसीने की कमाई जो आपने खाद DAP डाली है, आपने और चीज़ें डाली हैं जी सर, वो अगर जड़ी बूटी जितने दिन उगेगी वो उसमें से उसने भी खाना है। बिल्कुल सर। तो कम से कम आपने पहले दिन इस बात का खात्मा कर दिया कि जो भी खुराक होगी वो सिर्फ आपका पौधा राइस वाला ही खाएगा। बिल्कुल सर। ये सारी बातों के साथ साथ जब हमारी फसल जो है वो पक के तैयार हो गई तो उसमें राइस की जो हार्वेस्टिंग है वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। हमें जो हार्वेस्टिंग है राइस की वो हमेशा राइस हार्वेस्टर से ही करवानी है। राइस हार्वेस्टर्स अभी मार्केट में हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। हम क्या करते हैं, हम गंदम वाली हार्वेस्टर से ही अपनी मुंजी भी कटवा लेते हैं। उसको आप उसी जो हमने वायर बॉक्स बनाया था, जिसको हमने ट्रांसप्लांटिंग में चेक किया कि हमारे पौधे 1 स्क्वायर मीटर में 23 से 25 लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, उसी बॉक्स से आप अपनी हार्वेस्टिंग के जब आप हार्वेस्टिंग हो रही है, आपकी मशीन फील्ड में चल रही है, तो आप फील्ड में पहुंच जाएं, वहां जाके आप चेक करें, आप पराली को हटाएं और नीचे देखें, पहले ही उसका जो 10-15 फुट वो गया है वहीं चेक कर लें। अगर तो वो दाने नीचे गिरा रहा है, आप बॉक्स फेंकें और देख लें आपके 1 स्क्वायर मीटर में कितने ग्राम वो दाने नीचे फेंक रहा है। आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा। तो ये तो ले जाएगा 5-7 मन, तो ये गिरा देगा पूरे एकड़ में। तो उससे आपकी प्रोडक्शन, आपने सारी बातें ठीक की, वैरायटी भी आपने अच्छी सेलेक्ट की, सॉइल और वाटर का तजिया भी करवा लिया,
आपने पनीरी भी 15 से 10 जून के अंदर कहीं लगा के उसकी शिफ्टिंग भी अच्छे तरीके से कर ली, आपने पौधे भी पूरे लगा दिए, आपने पनीरी भी 22 से 25 दिन की शिफ्ट की, मगर क्या हुआ, आपकी फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी खड़ी थी। हार्वेस्टिंग के बाद आपने देखा ये तो 50 मन भी नहीं निकली। तो हुआ क्या, असल में उसने तो 5 मन पहली में गिरा दी आपके हार्वेस्टर वाले ने। हमेशा अच्छी और लेटेस्ट मॉडल की हार्वेस्टर को आपने राइस हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल करना है। और राइस की कटाई वाली जो मशीनें हैं वो गंदम की काटने वाली मशीनों से अलग हैं, ठीक है। आपने हमेशा राइस हार्वेस्टर का ही इस्तेमाल करना है राइस की हार्वेस्टिंग में। अच्छा संधू साहब, ये राइस हार्वेस्टर जो है अब एक मजबूरी भी बनता जा रहा है। राइट। रीज़न ये है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पता नहीं है कि कब बारिशें आ जाएँ, कब बारिशें नहीं आ जाती, और चूँकि इसके फ़ौरन बाद गंदम का मौसम होता है लगाने का, तो आदमी को होती जल्दी। बिल्कुल सर। तो ये जो राइस हार्वेस्टर है, ये असल वो काम जो लावों ने जो मैनुअली जो काफ़ी दिन लगेंगे उसके, फिर उसके बाद वो पराली से साफ़ करने के अंदर भी टाइम लगता है, तो ये फास्टर काम होगा। और इससे कोई हाइब्रिड मॉडल हो सकता है कि कुछ जो आपके इलाके के लोग हैं, अगर वो कुछ काटना चाहते हैं कुछ एरिया में, वो लग जाएं, और ज़्यादा अगर आपके पास एरिया है तो फिर आप मशीन की तरफ ही जाएं। राइट सर। जी सर। तो सर राइस हार्वेस्टर को ही हमेशा इसमें इस्तेमाल करें, वीट हार्वेस्टिंग को इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि हम इसकी अच्छी प्रोडक्शन ले सकें। उसके बाद सर वो मार्केटिंग का है, हम अपनी फसल को ना तो काटने में जल्दी करें और ना ही बेचने में जल्दी करें। पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान गिरेगा, आड़ती तो आके कहेगा अभी दे दो, कल ये जो है 500 रुपये पर मन गिर जाएगा। तो आपने ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपने पूरा रेट अपनी फसल का लेना है। आजकल एक munji.pk के नाम से हमने जो कैबी ने काम किया, munji.pk के नाम से एक पूरी वेबसाइट है जिसको आप अपनी मार्केट के हवाले से आप वहाँ अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और वहाँ अपनी फसल को आप ऑक्शन पे बेच सकते हैं। आप अपना रिक्वायर्ड जो रेट है आप रखें जी, मैंने 5000 पे मन बेचनी है, तो आपको वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे रब्ता करेंगे। आप munji.pk को अपनी फसल बेचने के लिए आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू संधू साहब। सर एक बात आप भूल गए हैं, और वो है कि बीइंग मुस्लिम, आपने एक बात नहीं बताई है कि ये सारा काम है मेरा करना। जी। और किसान वाहिद एक ऐसा जानदार है जो हर वक्त ऊपर की तरफ देखता है। राइट। मौसम ख़राब हो गया, मौसम अच्छा हो गया, आपने अब जब वो बताया कि जी पॉलिनेशन ख़राब हो गई, फिर कोई फंगस आ गई, कोई ये आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जब वो नेक नियति के साथ सारा काम कर रहा है, तो साथ ही साथ वो अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे कि ऐ अल्लाह ताला मेरी फसल को और मेरे लोगों को आफात अर्जी और समावी से बचाए, आमीन। दुनिया बहुत जा चुकी है आगे, इंटर क्रॉपिंग की बात है, एक चीज़ के अंदर मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे किसान ने 2-4 जानवर भी पाले होते हैं, वो ये है कि अगर जब ज़रूरत पड़ी तो कोई कट्टा बेच दिया, कोई बछड़ी बेच दी। अब मुझे आप ये बताइएगा कि मैं देख रहा था कि ये ख़ास तौर पर इंडोनेशिया और ये मलाइशिया, इस साइड के ऊपर राइस और फिश टुगेदर ये काम चलता है। तो यहाँ पर आजकल हम सुन रहे हैं राइस एजोला। जी राइट सर। इसके बारे में आप कुछ हमारी ज़रा कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल सर, मैं इसके हवाले से, ये राइस एजोला जिस तरह सर ने कहा है कि अभी फ़िश और राइस की जो है वो एक ही लैंड में हम उसको कर रहे हैं, बाहर हो रहा है दुनिया में। हमारे यहाँ भी इस तरह, क्योंकि हमारा ज़्यादा मैदानी इलाका है, तो हमें चाहिए कि हम अजूला को कम अज़ कम राइस में लाजमी काश्त करें। उस पर हम काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फार्मर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उससे अपने पर एकड़ से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। आप अजूला को उसमें राइस में ही आप कल्टीवेट कर सकते हैं। जब आपने मुंजी जो है उसकी अपनी पनीरी आपने शिफ्ट कर दी, आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो गई, तो आप अजूला को उसी के अंदर ही, अजूला जो है उसको 2 से 4 सेंटीमीटर पानी चाहिए उसमें खड़ा रहे, तो वो उसमें वेल ग्रो करता है। उसको आपका लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो राइस की फसल है उसमें वो वीड्स को उगने से रोकेगा। एक पूरी लेयर बना लेगा उसके ऊपर, मुंजी के फील्ड में पानी के ऊपर एक पूरी लेयर बना लेगा, उसमें जड़ी बूटियाँ उगने से रोकेगा। ये राइस वाद फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी खड़ा रहता है तो इसमें वीड्स बहुत ज़्यादा उगती हैं। इस पे बार बार स्प्रे करने से आपकी जो यील्ड है वो मुतासर होती है, अगर आप बार बार वीडिसाइड कर रहे हैं। और ख़र्चा भी, और ख़र्चा तो सर डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप अजूला को उसमें कल्टीवेट कर लेंगे तो आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। आपको बार बार वीडिसाइड नहीं करनी पड़ेगी, आपकी यील्ड जो है वो मुतासर नहीं होगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे। और आप ये जो अजूला है इसको आप अपने फार्म के लिए मुर्गियों से लेके और अपने कट्टे बछड़ों तक की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अजूला है ये रिच इन प्रोटीन है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का जो कंटेंट है, और उसके साथ ये आपकी लैंड में नाइट्रोजन फिक्स करता है। आपकी जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है
उसको भी कम कर देता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये मरने के ख़त्म होने के बाद भी, वो हाथी वाला हिसाब है इसका कि वो जिंदा लख दा ते मरिया सवा लख दा, वो आपकी अगली फसल के लिए ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करेगा। आपने अपनी राइस की हार्वेस्टिंग कर ली और अज़ूला जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली ये डेड हो जाएगा, तो वो आपके लिए अगली फसल के लिए बायो फर्टिलाइज़र का काम वेरी मच आसिफ संधू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी लर्न किया है, मेरे किसान भाइयों ने भी, आज आपने हमारी आंखें खोली हैं। और नाजरीन, मैं बताता चलूँ कि अगर आपको एज़ोला के बारे में अपने फील्ड के अंदर किसी किस्म की कोई आपको गाइडेंस चाहिए या वो फ्री इनाकुलम चाहिए, तो आसिफ संधू साहब उस टीम का हिस्सा हैं जो डॉक्टर राहत साहिबा जो है वो जुआस के अंदर चला रही हैं। आसिफ संधू साहब उसके टेक्निकल एडवाइज़र हैं, तो आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं और इस काम को, इस नेक काम को आप उसमें शिरकत कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।